नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या कहा? फर्स्ट क्लास? बस फर्स्ट क्लास ही होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आज मैं आप सबके लिए आपके हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के उस प्रश्न पत्र के उत्तर पर विस्तार से प्रकाश डालने आई हूँ जो आपके प्रश्न पत्र में सर्वाधिक अंक का आता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में तो सामान्य हिंदी में 30 अंक और हिंदी साहित्य में 40 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। सीबीएसई, आईबी और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड हैं उनमें भी इस प्रश्न के लिए अपेक्षाकृत अधिक ही अंक निर्धारित किए गए हैं। पर इस सबके बावजूद भी हम इस प्रश्न के उत्तर की विधिवत तैयारी नहीं करते हैं। सोचते हैं प्रश्न पत्र में अनुच्छेद तो आएगा ही, लिख देंगे जोड़ तोड़ कर 2-4 पेज। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं बात कर रही हूं व्याख्या लेखन की। इस विषय पर विस्तार से आपसे चर्चा करूं उसके पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने परिजनों और मित्रजनों में इसको शेयर भी करें। इस वीडियो में आपको चरणबद्ध व्याख्या लेखन करना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पाठ, व्याख्या लेखन। व्याख्या लेखन करने से पहले आइए ये समझें कि व्याख्या किसे कहते हैं। बच्चों, व्याख्या लिखने का अर्थ ये नहीं है कि जो गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न के रूप में आया है आप उस गद्यांश को सरल शब्दों में उसका अर्थ लिख दें या किंतु परंतु अर्थात इस प्रकार के शब्द लगा के और वाक्यों का जोड़ तोड़ करके और उसे पुनः पुनः लिख दे समझाकर, ये व्याख्या नहीं है। वस्तुतः व्याख्या गद्यांश में वर्णित विचारों का विस्तार पूर्वक समझाइश है, उनका अवबोधात्मक लेखन है। घबराइए मत, ये विवेचना और विश्लेषण जैसे कठिन शब्दों को बड़ी आसानी से समझाऊंगी आपको। और खुश हो जाइए कि व्याख्या में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बड़े आज़ाद होते हैं। जो संबंधित विषय है उस विषय पर आप अपना दृष्टिकोण, अपनी सोच, अपने विचार, अपने चिंतन, अपना मनन खुलकर प्रकट कर सकते हैं। कोई बंदिश उसमें नहीं होती है। तो बच्चों, व्याख्या के विभिन्न चरणों पर आते हैं। व्याख्या को हम प्रमुख रूप से 6 चरणों में बांट सकते हैं। और बांटिए, 6 चरणों में बांटिए इसको। इसका पहला चरण संकेत सूत्र, दूसरा काठिन्य निवारण, तीसरा संदर्भ लेखन, चौथा प्रसंग, पांचवा विश्लेषण एवं विवेचनात्मक टिप्पणी और छठा साहित्यिक विशेषताएं। इन 6 भागों में आप अपनी व्याख्या को वर्गीकृत कर दीजिए। आइए अब एक एक चरण को अच्छी तरीके से समझते हैं। पहला चरण है संकेत सूत्र। क्या है संकेत सूत्र? आपके प्रश्न पत्र में जो गद्यांश व्याख्या के लिए आया है उस गद्यांश के प्रारंभिक 1 या 2 शब्द लिखिए और फिर जो लोप सूचक विराम चिन्ह है मतलब डॉट डॉट लगाइए और अंत में गद्यांश के जो अंतिम शब्द हैं 1 या 2 उनको लिख दीजिए। यह है आपका संकेत सूत्र। इससे फायदा क्या होगा आपको कि आपके प्रश्न पत्र में जो व्याख्या आती है ज्यादातर उनमें अथवा आता है और जब आप संकेत सूत्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं ना तो जो परीक्षक है ना उसको बड़ी आसानी हो जाती है कि आप किस गद्यांश का किस अनुच्छेद की व्याख्या करने जा रहे हैं। ऊपर हेडिंग डालिए संकेत सूत्र और फिर नीचे लाइन में पहले 1 या 2 शब्द डॉट 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 और अंत में उस गद्यांश के अंतिम 1 या 2 शब्द और जो भी विराम चिन्ह लगा हुआ है वो विराम चिन्ह लगा दीजिए। यह है आपका पहला चरण संकेत सूत्र। उसके बाद दूसरा चरण
दूसरा चरण, आप हेडिंग डालिए काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में आप क्या करिए कि आप उस गद्यांश को पढ़िए और उस गद्यांश में जो शब्द कठिन हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 4, 5 या 6 ऐसे जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को आप लिखिए शब्दार्थ सहित। उन कठिन शब्दों को लिखिए और फिर उनका अर्थ लिखिए। इस तरीके से आप 4 या 5, 6 जो भी आपको उचित लगे उस तरीके से काठिन्य निवारण कर दीजिए। तीसरा जो चरण इसका आता है वो आता है संदर्भ। संदर्भ में हमें क्या लिखना है? बेटा, जो गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आया है उसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। जब उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेते हैं तो आपको खोजना यह है कि यह गद्यांश आपकी किस पाठ्य पुस्तक में से और उस पाठ्य पुस्तक के कौन से अध्याय में से आया है और उस अध्याय का लेखक कौन है, ये आपको संदर्भ में लिखना होता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो अध्याय आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, लेखक ने वो अध्याय अपनी किस पुस्तक में लिखा है, यानी कि लेखक की किस पुस्तक से ये अध्याय लिया गया है और इस अध्याय के लेखक कौन है। ये लीजिए, आपका संदर्भ तैयार हो गया, घबराइए मत। अब आता है चौथा चरण, जिसे हम कहते हैं प्रसंग। प्रसंग में आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखते समय आपने जब वो गद्यांश पढ़ा है ना, तो उस गद्यांश को पढ़ते ही जब आप ये पहचान गए कि ये इस अध्याय में से लिया गया है, तो आपको उस अध्याय का पाठ परिचय, यानी कि जो उस पाठ का जो प्रस्तावित जो वो निर्देश है, वो उसका उद्देश्य, उस पाठ की मूल संवेदना, उसकी प्रेरणा, संदेश, ये सब याद आ जाएंगे क्योंकि आपने उस पाठ को पढ़ा हुआ है। और साथ ही आपको ये देखना है कि ये जो गद्यांश आया है इसमें किस व्यक्ति, किस घटना या किस वस्तु के बारे में बात हो रही है, वो घटना कहाँ घट रही है, कब घट रही है, किस व्यक्ति से संबंधित है, कौन कह रहा है, कौन सुनने वाला है और कैसे घट रही है। यानी कि संक्षिप्त में मैं यदि कहूँ तो गद्यांश में जो विचार हैं उनके क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, इनको आपको संक्षिप्त में प्रसंग में लिख देना है। मैंने देखा है उत्तर पुस्तिकाएं जांच करते समय कि बच्चे प्रसंग को बहुत लंबा खींच देते हैं। मतलब कोई कोई बच्चा तो एक एक पेज में प्रसंग लिख देता है। नहीं, आपको ये प्रसंग संक्षिप्त रूप में लिखना है। अधिक से अधिक आप मान के चल लीजिए कि इसको आप 70-80 शब्दों में आप इसको समेट सकते हैं। प्रसंग लिखने के बाद बारी आती है व्याख्या लेखन के मुख्य भाग की, जिसे हम विश्लेषण एवं विवेचनात्मक टिप्पणी के नाम से अपनी व्याख्या में लिखेंगे। ये हमारा 5वां चरण है। इसे हम कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से आपको इस बारे में सुनना है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने गद्यांश तो पढ़ ही रखा है, एक बार गद्यांश को और अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़कर ये देख लीजिए कि लेखक ने इस गद्यांश में कौन सा घटनाक्रम या कौन सा विचार हमने सामने रखा है। उस गद्यांश में क्या विचार हैं। जनरली एक जो गद्यांश दिया जाता है उसमें कोई एक विचार होता है और लेखक उस विचार के विभिन्न अंगों का वर्णन करता चलता है, जैसे उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके गुण, उसके दोष, उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप, उसके समाधान, क्या सुझाव है। इस तरीके से एक ही विचार को अलग अलग अंगों के साथ वो उसमें बताता है। और हाँ, या फिर गद्यांश में कभी कभी हमें एक से अधिक विचार भी मिलते हैं। एक प्रमुख विचार होता है और साथ में उसके कुछ गौण विचार भी घुले मिले होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये देख लीजिए कि कोई गद्यांश है जिसमें गांधी जी के अहिंसावादी दर्शन को समझाया गया है। अब लेखक ने अहिंसावादी दर्शन के साथ साथ गांधी जी के सत्य और सदाचार से संबंधित जो विचार हैं वो भी उसमें डाल दिए हैं। तो हम उन विचारों को अलग अलग कर लें, एक रफ कागज ले लें और जो भी गद्यांश में विचार और घटनाएं हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से अपने रफ कागज में लिख लें। और फिर हम विद्वान जो लेखक है जिसने वो गद्यांश लिखा है उस लेखक के मत को स्पष्ट करते चलें कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है और उसने किन परिस्थितियों में इन बातों को कहा होगा।
साथ ही हमको अपने विवेचना वाली जो टिप्पणी है वो भी लिखती जानी। विश्लेषण का मतलब है हमने उसके जो विचार है उन सबको अलग अलग कर लिया, उनके अंगों को अलग अलग कर दिया और हमने समझा दिया। अब हमारा विवेचना वाला जो पार्ट है उसमें क्या है कि लेखक ने जो विचार प्रकट किए हैं, जो लेखक ने कोई समस्या या कोई घटना या कोई विचार जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उस विचार पे हमको अपनी सहमति, असहमति, अपना कारण के साथ, तर्क के साथ देना है। आप उससे उसमें क्या सत्यता है, क्या असत्यता है। विवेचना का मतलब ये होता है कि उस तथ्य को हम पूरी तरीके से जांचें, उस पर तर्क वितर्क करें, उसकी उजले पक्ष और उसका जो स्याह पक्ष है उन दोनों को बहुत गहराई से जांचें और फिर निर्णय पर पहुंचें। तो हम लेखक के द्वारा जो विचार दिया गया है उसके बहुत उसके जो गूढ़ विचार है, जो उसके पीछे जो छुपे हुए विचार है, उन सब विचारों पर अपने मत, अपनी सहमति, अपनी असहमति कारण सहित स्पष्ट करते चले जाए। ध्यान रखिए, जो शब्द होते हैं ना, दिखते हैं ना, उनसे बहुत गहरे होते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, अगोचर होते हैं। शब्द जो हमें दिखता है और उसका अर्थ जो हमें दिखाई देता है ना, वो तो केवल वाच्यार्थ होता है, केवल अविद्यार्थ होता है। शब्द के लक्ष्यार्थ भी होते हैं, व्यंग्यार्थ भी होते हैं। आपको वो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, वो सारे के सारे अर्थ अपनी व्याख्या में खोल के रखने। जैसे बिल्कुल ये समझ लो कि शब्द की स्थिति वो होती है कि जैसे समुद्र में जहाज चल रहा होता है ना, तो जहाज जितना ऊपर होता है ना उससे ज्यादा अंदर होता है। शब्द भी हमें जो दिख रहा होता है ना, उसका जो अर्थ दिख रहा होता है, उसका अर्थ जो दिख रहा होता है उससे बहुत गहरा होता है। क्योंकि किन संदर्भों में और किन प्रसंगों में लेखक ने उन शब्दों का, उन वाक्यों का प्रयोग किया है, उन पदों का प्रयोग किया है, वो सब हमको खुलकर अपनी इस वाले भाग में, जो विवेचना वाला जो भाग है, उसमें हमको बहुत अच्छी तरीके से समझाना है। साथ में फिर हम क्या करें कि हम अपने विचारों को क्रमबद्धता से समझाते जा रहे हैं। और यदि उन विचारों से संबंधित आपको किसी और लेखक के विचार याद आ रहे हैं, जो होते हैं अध्ययन से वो विचार बन जाते हैं, तो उन विचारों को उन लेखक के नाम के साथ, और यदि लेखक का नाम याद नहीं है तो उन विचारों को आप अपने मत की पुष्टि में लिखते जाइए। और साथ ही वो जो विचार है, वो जो घटना है, वो जो समस्या है जिस पर लेखक ने अपना मत व्यक्त किया है, अपने जीवन के अनुभवों से कुछ उदाहरण के साथ उस चीज को, जो आपने सहमति और असहमति दी है, अपने जीवन के अनुभवों के उदाहरणों से उन चीजों को सिद्ध करते चले जाइए। इस तरीके से आपका जो विश्लेषण और विवेचनात्मक टिप्पणी का जो पार्ट है वो बहुत ही प्रभावशाली बन जाएगा। और जो परीक्षक होगा जब वो पढ़ेगा ना, तो उसको केवल लेखक के नहीं बल्कि आपका दृष्टिकोण, आपका चिंतन और मनन, और यही तो टेस्ट करना चाह रहा है व्याख्या में। वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है आपका, वो यही टेस्ट करना चाह रहा है कि इस समस्या को, इस दृष्टिकोण को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आपका इस पे क्या चिंतन है, आपका इस पे क्या मनन है, आपकी इस पे क्या राय है, वो यही तो जानना चाहता है। और वो चीज उसको वहां मिल जाएगी। तो क्यों नहीं, आपको 100 में से 100 नंबर मिलने वाले हैं, 100% मिलेंगे आपको 100 में से 100 नंबर। एक बात का ध्यान रखिए, यदि केवल आप औसत अंकों से संतुष्ट हैं तो ठीक है, आप अपने अध्याय को ऊपरी तौर पर पढ़ लीजिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको अंक 90% से अधिक या 100% अंक मिलें, और आपके साथ में नॉलेज भी बढ़े, आप में विद्वता भी बढ़े, विषय का ज्ञान भी आप गहराई से समझें, तो बेटा आप लोगों को अपने अध्याय का केवल पाठन नहीं करना है, केवल रीडिंग नहीं करनी है, उसका अध्ययन करना है। अध्ययन अर्थात जो विषय वस्तु पर जो वो अध्याय लिखा गया है ना, उससे संबंधित अन्य लेख, कोई शोध पत्र, लोगों का विश्लेषण, लोगों की समीक्षाएं आपको पढ़नी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि विभिन्न विद्वानों के मत आप पढ़ रहे हैं। आप में विश्लेषण, आप में संश्लेषण, आप में गुण दोषों की विवेचना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपका विकसित होगा, और साथ में आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपकी गहराई बढ़ती जाएगी। और मैं सच बता रही हूँ, आप साहित्य के स्टूडेंट ना, मजा आ जाएगा आपको। यदि आप इस तरीके से अध्ययन करेंगे ना, तो बस मतलब डूब जाइए
पूरी तरीके से डूबकर उन परिस्थितियों में डूब जाइए जिन परिस्थितियों में डूबकर उस लेखक ने उस अध्याय को लिखा था। ऐसे डूब जाइए, अपने आप को लेखक की जगह रख लीजिए और लेखक उस समय क्या सोच रहा होगा, क्या समझ रहा होगा, इस तरीके से उस अध्याय का आप अध्ययन कीजिए। और साथ में कुछ शोध पत्र और जो समीक्षात्मक जो निबंध होते हैं उस विषय वस्तु से संबंधित वो पढ़िए। बस आनंद आ जाएगा आपको पढ़ने का। और अभी तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, भविष्य में ये ज्ञान आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यही जो ज्ञान है यही आपकी विद्वता में वृद्धि करेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सब लोगों ने क्या किया था, इस तरीके से अध्ययन किया था। तो आज ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं और आप लोग भी इसी तरीके से विद्वत विद्वानों में आपके नाम भी गिने जाएंगे। इस तरीके से हम व्याख्या का जो मुख्य पार्ट है उसको पूरा कर लेंगे। अब आता है व्याख्या का सबसे अंतिम चरण, जिसे मैंने नाम दिया है साहित्यिक विशेषता, जिसे आप जनरली सामान्य भाषा में आप विशेष कह देते हैं ना, आप उसको विशेष करके लिख देते हैं, जिसमें उसमें क्या उसकी साहित्य सौंदर्य होता है वो लिखते हैं। तो आप अपन इसको नाम देंगे साहित्यिक विशेषताएं। इन साहित्यिक विशेषताओं को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट लेते हैं। पहली विचारगत विशेषता और दूसरी शिल्पगत विशेषता। विचारगत विशेषता में हमको क्या लिखना है, उस गद्यांश में जो विचार अभी तक हम पढ़ भी चुके हैं, हमारे पास वो विचार आ गए हैं, उन विचारों को 2 या 3 बिंदु, जो मुख्य उस वो जो विचार हैं उनको 2 या 3 बिंदुओं में आप लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश में इन विचारों पर लेखक ने अपने मत प्रकट किया है। इस तरीके से आप 2 या 3 बिंदु में उनके विचारों को लिख दीजिए। एक में मुख्य विचार लिख दीजिए, दूसरे में गौण विचार लिख दीजिए, उसके अंग हैं तो अंग लिख दीजिए और थोड़ा सा अपना मत लिख दीजिए। इस तरीके से 2 बिंदु बन जाते हैं, 2 या 3। उसके बाद आती है शिल्पगत विशेषताएं। तो शिल्पगत विशेषता में हम कुछ पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट हमने जैसे बनाया भाषा का, तो आपको बताना कि इस गद्यांश की भाषा कौन सी है, उस भाषा का क्या रूप है, मतलब जो भाषा है उसका रूप कैसा रूप है, वो परिनिष्ठित है या वो स्थानीय भाषा से में लिखी गई है, उसका रूप लिख दीजिए। और भाषा की विशेषताएं बता दीजिए कि भाषा भाव और विषय के अनुकूल है या भाषा में सामसिकता का गुण है, लाक्षणिकता का गुण है, इसमें चित्रात्मकता है, इस तरीके से भाषा में प्रभावशीलता है, इस तरीके के भाषा के गुण बता दीजिए। मतलब भाषा का नाम, भाषा का रूप और भाषा के गुण बता दीजिए। दूसरा पॉइंट बनाइए आप शब्द चयन वाला, कि शब्दों का क्या प्रयोग किया है। तो उसमें आप बताएंगे कि जो भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम है, तद्भव शब्दावली की प्रधानता है, स्थानीय या देशी शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया गया है, या विदेशी शब्द है, विदेशी शब्दों में अंग्रेजी या उर्दू शब्द है, तो उदाहरण सहित आप बता दीजिए कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये देशज है, ये उर्दू है। इस तरीके से आप शब्दों पर प्रकाश डाल दीजिए। तीसरा पॉइंट आप बना दीजिए शैली का। शैली में आप बता दीजिए गद्य की जनरली शैली क्या होती है, वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, विश्लेषणात्मक है, विवेचनात्मक है, आलोचनात्मक है, ये सारी गद्य की शैलियां होती है। तो आप देख लीजिए कि वो उसमें वर्णन कर रहा है या किसी चीज का विश्लेषण कर रहा है या कोई सूत्र बना के उसने दिया है तो सूत्रात्मक शैली हो जाएगी, या किसी चीज के गुण दोष बता रहा है तो आलोचनात्मक शैली हो जाएगी। तो इस तरीके से आप उस शैली का नाम लिख दीजिए और शैली की कुछ विशेषताएं बता दीजिए कि शैली में बिंबात्मकता है क्या, चित्रात्मकता है क्या, मतलब इस तरीके से आप कुछ शैली की विशेषताएं बता दीजिए। इसके बाद आप ये देखिए कि उस गद्यांश में यदि कोई लोकोक्ति है, कोई मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है और या कोई सूक्ति है तो उनका उल्लेख कर दीजिए कि इन मुहावरों का और लोकोक्ति का, सूक्ति का प्रयोग किया है, जैसे कि भाव और भाषा में ये प्रभाव या ये परिवर्तन आया है। यदि उस गद्यांश में कोई अंतर कथा है तो उस अंतर कथा को भी हमें संक्षिप्तता के साथ वहां उल्लेख कर देना चाहिए। तो इस प्रकार हम साहित्यिक विशेषताएं लिख देंगे। साहित्यिक विशेषताओं को जैसा मैंने आपको बताया 2 भागों में बांट देना। विचारगत विशेषताएं, विचारगत में केवल उस गद्यांश की मूल विचार आ जाएंगे कि उस गद्यांश का क्या विचार है, क्या समस्या है, किस घटना पर प्रकाश डाला गया। और शिल्पगत में भाषा, शैली और आपके शब्द, जो शब्द चयन किया है, लोकोक्ति, मुहावरे, यदि कोई अंतर कथा वगैरह है उसका वर्णन कर दीजिए। और इस तरीके से आप अपनी व्याख्या को पूरी अच्छी तरीके से कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं और आपको ये व्याख्या करने का तरीका पसंद आया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण के साथ व्याख्या करना सिखाऊंगी। कोई एक उदाहरण लूंगी और उस पर इन्हीं चरणों के आधार पर व्याख्या लिखकर आपको बताऊंगी।
मुझे विश्वास है कि आपको उस समय व्याख्या लिखने का जो अभ्यास, मतलब प्रैक्टिकल, जैसे विज्ञान के विषयों में होता है ना कि अभी अभी हमने सिद्धांत पढ़ा है कि ऐसे होना चाहिए, फिर मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि देखो इस तरीके से गद्यांश की व्याख्या लिखी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने ये बता दूंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।